प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के महाघोटाले में जेपीसी यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बिठाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा देश के प्रमुख शहरों में आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं निशा पंचवानी, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। नागपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल प्रमुखता से उपस्थित थे। पत्रकारों ने बातचीत में उन्होंने बताया कि देश में बंदरगाह, हवाई अड्डे, सीमेंट और अन्य क्षेत्रों में अडानी के एकाधिकार को सुनिश्चित रखने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बंदरगाह, हवाई अड्डे, सीमेंट प्लांट, ये एकाधिकार सुरक्षित करने के लिए मोदी की सरकार ने हर संभव सहायता की। एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया। दूसरा उदाहरण, सीबीआई ने एसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट के दफ्तर पर छापेमारी की 11 दिसंबर 2020 और परिणाम ये हुआ 16 सितंबर 2022 को पूरा जो समूह है उसको अडानी ने अधिग्रहित कर लिया। तीसरा कार्रवाई, ईडी मुंबई एयरपोर्ट जो जीवीके समूह के दफ्तर में छापामारी की गई और परिणाम ये 28 जुलाई 2020 को छापा पड़ा और परिणाम आप देखेंगे 14 जुलाई 2021 को ये अडानी को चला गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ भारत के रणनीतिक संबंधों को अडानी को सौंपा गया है, चाहे श्रीलंका की बात हो, बांग्लादेश, इजराइल या फिर कोयला खदान में ऑस्ट्रेलिया की बात हो। पड़ोसी देशों में भी किस प्रकार से मोदी जी अपना प्रभाव डालकर, ऑस्ट्रेलिया का किस्सा तो आपने सुना होगा, लेकिन अभी जिस प्रकार से श्रीलंका में तो वहाँ के राष्ट्रपति को, वहाँ के अधिकारियों को मोदी जी प्रभावित करके गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के नाम से लेकर वहाँ अडानी जी को काम देते हैं। और लेटेस्ट अभी बांग्लादेश का मामला है, जहाँ हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड से जो बिजली उत्पादन होता था उसे बांग्लादेश में बेचते थे, कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता था, उसी आधार पे उसको ये परमिशन दी गई थी। जैसे वहाँ अस्थिरता आई, सरकार में परिवर्तन आया, रातों रात अडानी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, सारे बिजली खरीदने का अधिकार आदेश केंद्र सरकार में दे दिया। रातों रात, एक दिन भी विलंब नहीं हुआ। इजराइल के साथ जो इनका जो एग्रीमेंट हुआ था, हालांकि अडानी को कोई ड्रोन बनाने के अनुभव नहीं है, लेकिन सारे जो इजराइल से जितने इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, रणनीतिक जो समझौता हुआ वो सब कुछ अडानी को गया है। चाहे वो श्रीलंका की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो, चाहे इजराइल की बात हो, या कोयला खदान में ऑस्ट्रेलिया की बात, या अन्य देशों में, आप देखेंगे सब इन्हीं को जाना है। और कोयला और बिजली उपकरण के जो ओवर इन्वाइसिंग किया गया, वो भी आप लोगों की जानकारी हो, एक रिपोर्ट आया था जिसमें इस प्रकार से जो कोयला आया उसको ओवर एस्टिमेटिंग किया गया और उसके बाद करीब 550 करोड़ का उसको लाभ दिया गया। ये DRI का रिपोर्ट, लेकिन उसे दबा दिया गया, लेकिन जानकारी में तो लोगों का आ ही गया। साथ ही महादेव ऐप घोटाले पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार को उन्होंने अपनी सरकार के दौरान जांच शुरू करने के लिए पत्र लिखा था। 90 से अधिक FIR दर्ज की गई थी, जिसमें 600 गिरफ्तारियां भी हुई थी। अब 8 महीनों से इनकी सरकार है।
अब मोदी ऐप चल रहा है या विष्णु ऐप? उस समय बोलते थे कि महादेव तक को नहीं छोड़ा और महादेव के नाम से ऐप चल रहा है। वो महादेव ऐप अब भी चल रहा है, 8 महीना वो सरकार बने। तो अब क्या ये मोदी ऐप चल रहा है कि विष्णुदेव ऐप चल रहा है? वो अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है, अभी पकड़ रहे हैं और पूरे देश में चल रहा है। अब जब देश में चल रहा है और जो लोग यदि दुबई में हैं या दूसरे देश में रह के संचालित कर रहे हैं, और हमने तो भारत सरकार को पत्र भी लिखा कि भाई बाहर से लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है, राज्य सरकार कर नहीं सकती। हम तो अपने सरकार में रहते हैं, उनको पत्र भी लिखा, लेकिन जांच हमने शुरू की नहीं। करीब 90 से अधिक FIR दर्ज किए और 600 से अधिक गिरफ्तारियां की, पैसे भी जब्त किए, उसके लैपटॉप भी जब्त किए, गैजेट्स भी जब्त किए, सब कुछ किए। आरोप हम पे लगा रहे हैं, लेकिन अब जो चल रहा है इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मोटा माल मिल गया है। इस दौरान पत्र परिषद में कांग्रेस के अध्यक्ष विकास ठाकरे, विलास मुत्तेमवार, अतुल कोटेचा आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए निशा पंचवानी की रिपोर्ट। मानवी मनोरा रचण्यासाठी लागतं उत्कृष्ट व्यवस्थापन, नियमांचं पालन आणि उत्तम संतुलन, अन्यथा अपघात होऊ शकतो। त्याचप्रमाणे निसर्गाचं संतुलन बिघडल्याने पर्यावरणाला धोका होऊन भूस्खलन, दरड कोसळणे असे भीषण अपघात होतात। त्यात जीवित व वित्तहानी होऊन अनेकांचे संसार उद्ध्वस्त होतात। हे टाळण्यासाठी निसर्गाचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी आहे। तसेच डोंगरापासून सुरक्षित अंतरावर वस्ती करणे गरजेचे आहे। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रांबाबत कायम सतर्क राहणे आवश्यक आहे। डोंगरावरची झाडे झुकणे, पाण्याखालची माती वाहून जाणे या भूस्खलनाच्या प्रारंभिक खुणा असू शकतात। या संबंधित सूचना संबंधित विभागाला दिल्या पाहिजेत, जेणेकरून जीवितहानी टळू शकेल। निसर्गाचं संतुलन व नियमांचं पालन केल्यानेच आपलं आणि निसर्गाचं रक्षण होऊ शकतं। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो। संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो। शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो। आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत। त्यांचा वापर करा। सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते। प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।